बच्चों, अभी तक हमने किसी भी वस्तु के लिए एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति के बारे में अध्ययन किया। और जब हम इन गतियों का अध्ययन कर रहे थे तब हमने वस्तु को एक बिंदु वस्तु माना था। ये बिंदु वस्तु क्या होती है? एक ऐसी वस्तु जिसका आकार या बोल सकते हैं उसकी विमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होती है। जैसे कि एक फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल, तो हम इन वस्तुओं को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। और न्यूटन के गति के सारे नियम भी इस बिंदु वस्तु के लिए सटीक होते हैं। लेकिन जब वस्तु का आकार बहुत बड़ा हो, उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में कम हो, तब हम उस वस्तु को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। और जब हम उस वस्तु को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते तो उस पर न्यूटन के गति के नियम भी सटीक नहीं बैठते। जब वस्तु का आकार काफी बड़ा हो, उसे बिंदु वस्तु ना माना जा सके और उस समय उस वस्तु की गति का अध्ययन करना हो, तो हम देखेंगे कि उस वस्तु के प्रत्येक कण की गति जरूरी नहीं है कि वो उस वस्तु की गति की तरह हो। एक उदाहरण लेते हैं कि एक वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णी गति कर रही है, मतलब वो एक ही जगह पर है और एक अक्ष के परितः घूम रही है। अब इस वस्तु में बहुत सारे कण हैं। इन कणों की गति हम देखें तो इस अक्ष के परितः ये वृत्तीय गति कर रहे हैं। कोई कण का वृत्तीय पथ बड़ा है और कोई कण का वृत्तीय पथ छोटा है। और जो कण इस घूर्णन अक्ष में है वो अपनी ही जगह स्थिर है, मतलब वो गति करती हुई वस्तु में भी स्थिर कहलाएंगे। तो इस प्रकार जब एक बड़ी वस्तु की गति का अध्ययन करना हो तो उसके प्रत्येक कण की गति अलग अलग होने के कारण उसकी गति के अध्ययन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और ये संभव नहीं हो पाता कि हम उसके प्रत्येक कण की गति का अध्ययन करें। और इसीलिए हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। बच्चों, द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। और हर वस्तु में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है और इसी बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र के नाम से जानते हैं। और जब ये वस्तु गति कर रही हो, गति कब करेगी? जब उस पर बाह्य बल लगेगा और ये बल अलग अलग कण में अलग अलग होगा। लेकिन हम हर कण में लगने वाले बल के आधार पर गति का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि ये मान के चलते हैं कि इस वस्तु पर लगने वाला संपूर्ण बल इसी द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा है और इसके आधार पर हम इस वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की तरह एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों ही वस्तु में पदार्थ की मात्रा से जुड़े हैं, लेकिन केवल जब हम पदार्थ की मात्रा की बात करें तो वो द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन जब इस पदार्थ की मात्रा के साथ साथ वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण की भी गणना की जाए तो वो वस्तु का भार हो जाता है। या सिंपल शब्दों में हम कहें तो भी किसी भी वस्तु का भार एक बल है और उस बल के कारण ही वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर हमेशा आकर्षित होता है। इसलिए वस्तु के भार को हम mg से दर्शाते हैं। और गुरुत्वीय केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जहां वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित माना जाता है। द्रव्यमान केंद्र में वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। सामान्यतः एक वस्तु के लिए हम देखें जिसका आकार छोटा हो तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र दोनों संपाती होते हैं, मतलब एक ही जगह पे होते हैं। लेकिन बड़ी वस्तु की बात करें जहां पर g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो, उस पिंड के लिए, उस वस्तु के लिए हम गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र को एक जगह नहीं ले सकते। यदि हम मुक्त आकाश की बात करें जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है, वहां पर द्रव्यमान केंद्र मौजूद होगा
लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने के कारण वहां पे गुरुत्वीय केंद्र का कॉन्सेप्ट हट जाता है। उस वस्तु में कोई गुरुत्वीय केंद्र नहीं होगा, क्योंकि मुक्त आकाश में वस्तु का भार ही नहीं होता, तो वहां पर उस वस्तु का कोई गुरुत्वीय केंद्र ही नहीं होगा। अब किसी भी वस्तु की गति के अध्ययन के लिए हमें उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना होगा। वो द्रव्यमान केंद्र की गति जैसे होगी वैसी ही वो वस्तु की गति भी मानी जाएगी। उस वस्तु पर लगने वाला बल उस द्रव्यमान केंद्र पर ही आरोपित है ऐसा माना जाएगा। उस वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के बराबर ही होगा। इस प्रकार उस वस्तु की बारे में यदि हमको कुछ भी अध्ययन करना हो तो हम उसके द्रव्यमान केंद्र से जुड़े तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानने के लिए, उससे जुड़े समीकरणों का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ और टर्म्स जानते हैं। सबसे पहला है कण या पार्टिकल। एक ऐसी वस्तु होती है जिसका आकार नगण्य होता है, यानी कि बहुत ही छोटी वस्तु को हम कण कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम कणों के नाम से ही जानते हैं। दूसरा है सिस्टम या निकाय। सिस्टम और निकाय में ऐसे कण सम्मिलित होते हैं जो एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया का मतलब है यदि पहला कण दूसरे कण पे बल लगा रहा है तो दूसरा कण भी पहले कण पे बल लगा रहा होगा। तो ऐसे सारे कण जो एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया कर रहे हों वो एक सिस्टम, एक निकाय का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए एक शांत पानी है और उसमें एक नाव है। नाव में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये नाव और वो उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति, ये सब मिलाकर एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। ये आपस में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करेंगे। व्यक्ति नाव पर बल लगा रहे हैं, नाव व्यक्ति पर बल लगा रहा है। इस प्रकार व्यक्ति सहित नाव एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगला है आंतरिक बल। सिस्टम के अंदर, किसी निकाय के अंदर जितने भी कण हैं वो आपस में एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उस बल को आंतरिक बल कहते हैं। नेक्स्ट है बाह्य बल। बाह्य बल निकाय में किसी स्थिति पर बाहर से लगने वाले बल को बाह्य बल कहते हैं। यह बाहर से लगने वाला बल किसी अन्य निकाय का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी कण का हो सकता है, और ये बाहर से लगने वाला बल ही सिस्टम की अवस्था में, उसकी परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है, और ये कहलाता है बाह्य बल। एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक शांत पानी में नाव में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। यदि इस पानी में उथल पुथल मचे, यानी कि पानी की लहरें जब नाव पर बल लगाए, तो वो बल कहलाएगा बाह्य बल, यानी कि बाहरी बल, और ये उस नाव की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, उस नाव के अंदर बैठे व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है विलगित निकाय, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। एक विलगित निकाय ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा निकाय होता है जिसमें से बाह्य बल का मान शून्य होता है, मतलब उस सिस्टम में बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा हो। ऐसी स्थिति में सिस्टम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये कहलाता है विलगित निकाय। जैसे कि वो शांत पानी में, वो नाव में बैठे हुए व्यक्ति, जब तक उसमें कोई आंधी तूफान या फिर लहरें ना आए तो वो नाव में बैठे हुए व्यक्ति एक विलगित निकाय का निर्माण करते हैं। अब इन टर्म्स को जानने के बाद हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, द्विकण निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग कैसा होगा, त्वरण कैसा होगा, इस पर लगने वाले बल का समीकरण, ये सारा अब हम इस डेरिवेशन में ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर A और B दो कणों का एक सिस्टम लेते हैं। अब A और B दो कण हैं जो एक सिस्टम का, एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही होगी। अन्योन्य क्रिया का मतलब यदि A B पर बल लगाएगा तो B भी A पर
उतना ही बल लगाएगा। अब ये दोनों ही कण एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और मान लीजिए गतिशील है। गतिशील है मतलब इनकी अवस्था में, स्थिति में परिवर्तन होगा, इनमें वेग होगा। तो इन दोनों कणों के वेग या गति का अध्ययन हम नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों कणों के लिए हम एक ऐसा बिंदु निकालेंगे जहां पर इन दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्रित माना जाएगा। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां पर इस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्रित माना जाएगा, और इसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। इसलिए जब इसे रिप्रेजेंट भी करते हैं तो हम सीएम लिखते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ मास। अब ये सिस्टम या निकाय हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम में लिया है एक्स वाई जेड, क्योंकि किसी भी वस्तु की गति को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट फ्रेम लेते हैं। वस्तु यदि एक विमीय गति कर रहा हो तो हमको केवल एक ही अक्ष की जरूरत पड़ती है। द्विविमीय गति में हमको दो अक्षों की जरूरत पड़ती है ताकि एक तल का निर्माण हो सके। और जब त्रिविमीय गति का अध्ययन करते हैं तो हमको तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, यानी कि तीन अक्षों में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ तीन अक्ष लिए हैं इस फ्रेम में, एक्स वाई जेड। ए पहला पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m1 है, बी दूसरा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m2 है। अब ए को इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में स्थिति सदिश r1 के द्वारा दर्शाया जा रहा है, जबकि बी पार्टिकल को स्थिति सदिश r2 के द्वारा दर्शाया जा रहा है। बच्चों, स्थिति सदिश क्या होता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश है जो कि केंद्र से, केंद्र मतलब मूल बिंदु, जब हम कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाते हैं तो तीनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु यानी कि इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के ओरिजिन से एक रेखा यदि हम खींचते हैं उस वस्तु तक तो वो उस वस्तु का स्थिति सदिश होता है। तो यहाँ पर r1 और r2 a और b के स्थिति सदिश हैं। अब इस a और b के बीच में कहीं पर एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाएगा। मान लीजिए ये cm इन दोनों के बीच में है। इस cm का स्थिति सदिश हम rcm से दर्शा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने इस सिस्टम का स्थिति सदिश इसके बीचों बीच लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी निकाय का सेंटर ऑफ मास उस सिस्टम के अंदर ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास उस निकाय के, उस सिस्टम के बाहर भी होता है। जैसे कि हम एक रिंग की बात करें, एक वृत्त की बात करें, तो वृत्त का सेंटर ऑफ मास उसके केंद्र पर होता है, और जब उस वृत्त के केंद्र पे आप देखें तो वहां पर तो कोई द्रव्यमान ही नहीं है। आप एक लोहे की तार लेते हैं, उसको वृत्ताकार में मोड़ देते हैं, तो पूरा द्रव्यमान उस वृत्त की परिधि पर ही है, उसके रिम पर ही है। सेंटर में तो कोई द्रव्यमान नहीं है, लेकिन उसका द्रव्यमान केंद्र इस वृत्त के सेंटर में ही होता है, यानी इस निकाय के बाहर है। तो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास को बीचों बीच लिया है, पर जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा वस्तु के बीच में ही हो। मान लो कण A पर बाह्य बल F1 है तथा कण B पर बाह्य बल F2 लगाया जाता है, तब कण A पर दो बल कार्य करेंगे। पहला बाह्य बल F1 तथा दूसरा बल कण B के द्वारा कण A पर लगाया गया बल, यानी कि F12। क्योंकि ये दोनों ही कण एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही कण एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत बल लगाएंगे। अतः कण A पर कार्य करने वाला कुल बल होगा F12 प्लस F1। इसी तरह कण B पर भी दो बल कार्य करेंगे, बाह्य बल F2 तथा कण A द्वारा B पर लगाया गया बल F21। अतः कण P पर कार्य करने वाला कुल बल होगा F21 प्लस F2। यदि कण A और कण B के वेग क्रमशः v1 और v2 हो, तो कण A का संवेग होगा p1 बराबर m1 v1 और कण B का संवेग होगा p2 बराबर m2 v2। अब गति के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर कण पर लगाए गए बल के बराबर होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं d अपॉन dt m1 v1 इक्वल टू f12 प्लस f1। ये कण A पर लगाया गया बल है जिसके द्वारा कण A के संवेग में परिवर्तन हो रहा है,
इसी प्रकार कण B पर लगने वाले बल के कारण कण B के संवेग का परिवर्तन होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं d/dt m2v2 बराबर F21 प्लस F2। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें मिलेगा, जब हम जोड़ते हैं दो समीकरण को तो दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से जोड़ते हैं और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2 इक्वल टू F12 प्लस F1 प्लस F21 प्लस F2। और यहाँ पर हम इस समीकरण में हम देखें तो F12 और F21 द्विकण निकाय के आंतरिक बल हैं, क्योंकि ये ऐसे बल हैं जो अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन बलों को हम आंतरिक बल का नाम देंगे। और इसीलिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार F12 बराबर माइनस F21 होगा, क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार ये दोनों ही कण एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत बल आरोपित करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं F12 प्लस F21 बराबर 0। और समीकरण 3 में मान रखने पर हमें मिलेगा d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2 बराबर F1 प्लस F2। या फिर इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं d/dt m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू F। यहाँ पर हमने अवकलन का नियम लगाया है और इसलिए दोनों ही फलन को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। यहाँ पर हम देखें तो F1 प्लस F2 को हमने F लिया है, जो कि द्विकण निकाय पर कार्य करने वाले कुल बल के बराबर है। अब V1 बराबर dr1/dt, क्योंकि वेग बराबर होता है समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन, इसलिए कण A का वेग कण A की स्थिति में परिवर्तन की दर को बताएगा। तो हम लिखेंगे V1 बराबर dr1/dt और इसी प्रकार हम कण B के लिए लिखेंगे V2 बराबर dr2/dt। यह मान समीकरण 4 में रखने पर हमें मिलेगा F बराबर d/dt m dr1/dt प्लस m2 dr2/dt। यहाँ m नियतांक है, क्योंकि m कणों का द्रव्यमान है, तो इसे हम अवकलन के अंदर भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार इस समीकरण को ऐसे लिखा जा सकता है d/dt ब्रैकेट के अंदर d/dt m1r1 प्लस d/dt m2r2। जहाँ m1 और m2 तो नियतांक थे, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं। अब इस समीकरण को हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं d/dt ब्रैकेट के अंदर d/dt m1r1 प्लस m2r2। यहाँ हमने अवकलन का नियम लगा दिया, दोनों फलन को एक ही ब्रैकेट के अंदर में लिखा है। और इस समीकरण को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से m1 प्लस m2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा F बराबर d/dt m1 प्लस m2 d/dt m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ m1 प्लस m2 पूरे निकाय का द्रव्यमान है और F इस निकाय पर लगने वाला बाह्य बल। यदि पूरे निकाय के द्रव्यमान को हम एक बिंदु पर केंद्रित माने और उस बिंदु का स्थिति सदिश यदि r से दर्शाते हैं, तो हम लिख सकते हैं F बराबर m1 प्लस m2 d2r अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F इक्वल टू ma होता है, जहाँ a त्वरण होता है, F टोटल फोर्स होता है जो कि m द्रव्यमान पर लगाया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो त्वरण a बराबर होगा d2r अपॉन dt स्क्वायर। और इस समीकरण को आगे हम इस तरह भी लिख सकते हैं F इक्वल टू d अपॉन dt m1 प्लस m2 dr अपॉन dt। और समीकरण 5 को यदि 6 से कंपेयर करते हैं तो r बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 प्राप्त होता है। और r उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहां कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 को केंद्रित माना गया था। अतः यह समीकरण द्विकण निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है और इसीलिए हम लिख सकते हैं RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। और इस समीकरण को देखकर हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों कणों के बीच स्थित होता है।
और यदि दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो, यानी कि m1 बराबर m2 बराबर m हो, उस कंडीशन में RCM बराबर होगा mr1 प्लस mr2 अपॉन m प्लस m। और हम लिख सकते हैं RCM बराबर m ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2 अपॉन 2m। यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो RCM बराबर होगा r1 प्लस r2 अपॉन 2। अर्थात दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो तो द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में होता है। यदि दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो, यानी कि RCM बराबर 0 हो, तो उस कंडीशन में m1r1 प्लस m2r2 इक्वल टू 0 होगा। और हम लिख सकते हैं m1r1 बराबर माइनस m2r2, और यहाँ से r2 बराबर होगा माइनस m1 अपॉन m2 इंटू r1। यह माइनस का चिन्ह आया है, यह ऋण चिन्ह इस बात का घोतक है कि दोनों कण मूल बिंदु के विपरीत ओर होंगे। यदि कण A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान से अधिक हुआ, यानी कि m1 ग्रेटर देन m2 हुआ, उस कंडीशन में r1 का मान r2 से कम होगा, अर्थात द्रव्यमान केंद्र m1 के निकट तथा m2 से दूर स्थित होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र भारी कण के निकट एवं हल्के कण से दूर स्थित होता है। अब मान लीजिए हम तीनों बिंदुओं को निर्देशांकों के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यदि A का निर्देशांक x1 y1 z1 है, B का x2 y2 z2 है, और C यानी कि द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक xCM yCM और zCM हो, तो इस कंडीशन में r1 बराबर होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, और r2 बराबर होगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, और RCM बराबर होगा xCMi प्लस yCMj प्लस zCMk। और समीकरण 8 में यह मान रखने पर हमें मिलेगा xCMi प्लस yCMj प्लस zCMk इक्वल टू m1 x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस m2 x2i प्लस y2j प्लस z2k अपॉन m1 प्लस m2। और दोनों पक्षों में i, j और k के गुणांकों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा xCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही yCM बराबर होगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही zCM बराबर होगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। यदि m1 m2 के बराबर हो, यानी कि दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो और इसे हम m लेते हैं, तो xCM बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, yCM बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 तथा zCM बराबर होगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। यहाँ पर हम एक विशेष स्थिति देखते हैं। यदि दोनों कण x अक्ष पर स्थित हो तथा मूल बिंदु से उनकी दूरियां क्रमशः x1 और x2 हो, तो द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से दूरी यानी कि xCM बराबर होगी m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यदि m1 बराबर m2 बराबर m हो, यानी दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो, उस कंडीशन में xCM बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। यदि दोनों कण किसी समतल में स्थित हो, उनके निर्देशांक x1 y1 व x2 y2 हो, तो उनके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xCM और yCM हो, तो xCM बराबर होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 तथा yCM बराबर हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और यदि दोनों कणों के द्रव्यमान समान हुए, जिसे हम m ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में xCM बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और yCM बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। और इसी तरह से हम n कणों के निकाय के लिए भी इस समीकरण का व्यापीकरण कर सकते हैं, यानी समीकरण को जनरलाइज कर सकते हैं। और इस प्रकार मान लीजिए किसी निकाय में n कण हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn तक हैं, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष उनके स्थिति सदिश क्रमशः r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn तक हैं, तब n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM निम्न अनुसार होगा।
RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डैश 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 प्लस MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश 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 प्लस Mn। क्योंकि ये योग को बता रहा है इसलिए हम इसे समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं और इस प्रकार RCM बराबर होगा समेशन ऑफ MIRI जहाँ I का मान 1 से लेकर n तक है अपॉन समेशन ऑफ MI जहाँ I का मान 1 से लेकर n तक होगा। और सूत्र में यदि हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमने लिखा है समेशन ऑफ MI जहाँ I का मान 1 से लेकर n तक है, यानी कि ये n कणों के द्रव्यमान का योग है। और अगर इस पूरे निकाय के n कणों के द्रव्यमान का योग करें तो इस पूरे निकाय का द्रव्यमान प्राप्त होगा। मान लीजिए इस पूरे निकाय का द्रव्यमान हम कैपिटल M से दर्शाते हैं तो इस सूत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं RCM बराबर समेशन ऑफ MIRI जहां I का मान 1 से लेकर n तक है अपॉन M। अब यहाँ पर भी हम एक विशेष स्थिति लेते हैं जहां पर हमने सारे कणों के द्रव्यमान को समान लिया है, यानी कि M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M। तो उस कंडीशन में RCM होगा M ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn तक चलेगा। क्योंकि यहाँ पर n कण है, सभी का द्रव्यमान m है, तो सभी के द्रव्यमान को यदि हम m लिखेंगे तो उससे हम कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे m इंटू n, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कुल द्रव्यमान चाहिए और कुल द्रव्यमान कैसे प्राप्त होगा, जब हम किसी भी एक कण के द्रव्यमान को नंबर ऑफ पार्टिकल से गुणा कर देंगे तो वो पूरे निकाय के द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे m इंटू n और इस प्रकार RCM बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn तक अपॉन n, और इसे हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं 1 अपॉन n समेशन ऑफ Ri जहां I का मान 1 से लेकर n तक वेरी करेगा। और यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो RCM बराबर 0 होगा और उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ MIRI जहां I का मान 1 से लेकर n तक होगा बराबर 0। अतः निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष निकाय के सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग 0 हो जाता है। अब हम n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए उसके स्थिति सदिश को उसके निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए M1, M2, M3 और Mn कणों के द्रव्यमानों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 एंड सो ऑन n कणों के लिए हैं, तो उनके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक इस प्रकार दर्शाए जाएंगे xcm, ycm, zcm। और इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, बस हम फॉर्मूले को जनरलाइज कर रहे हैं n कणों के लिए। हमने इस सूत्र को ऑलरेडी द्विकर्ण निकाय के लिए ज्ञात किया है, तो बस हम उसी आधार पर इस फॉर्मूले को आगे जनरलाइज कर रहे हैं। तो हम लिख सकेंगे xcm बराबर m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn। और समेशन के रूप में लिखें तो समेशन ऑफ mi xi का मान 1 से लेकर n तक होगा अपॉन m। वैसे ही y को हम लिख सकते हैं ycm बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn इक्वल टू समेशन ऑफ mi yi जहां i का मान 1 से लेकर n तक वेरी करेगा अपॉन m। और ऐसे ही zcm बराबर होगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस डैश 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 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 प्लस mn। और समेशन के रूप में लिखें तो ये होगा समेशन ऑफ mi zi जहां i का मान 1 से लेकर n तक वेरी करेगा अपॉन m। तो इस प्रकार हमने RCM के निर्देशांकों को भी प्रदर्शित किया है। अब प्राप्त इन सूत्रों के आधार पर हम एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के अणु में C और O परमाणु के बीच की दूरी 1.12 एंगस्ट्रॉम है यदि C का द्रव्यमान 12 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट है तथा O का द्रव्यमान 16 AMU
हो तो इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। दिया गया है C और O के बीच की दूरी 1.12 एंगस्ट्रॉम है और C का द्रव्यमान m1 बराबर 12 AMU है। O का द्रव्यमान यानी कि m2 बराबर 16 AMU है। मान लो ये अणु x अक्ष के अनुदिश है तथा कार्बन परमाणु मूल बिंदु पर है, तब x1 बराबर 0 होगा और x2 बराबर 1.12 एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 1.12 एंगस्ट्रॉम ही है। और इस कंडीशन में xcm बराबर होगा सूत्र अनुसार m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस x2। और यहाँ पर हम मान लिख देते हैं। द्रव्यमान है 12 कार्बन का और उसकी स्थिति सदिश 0 है, जबकि हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका द्रव्यमान 16 है और इसकी दूरी यानी इसका स्थिति सदिश 1.12 है अपॉन 12 प्लस 16। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 16 इंटू 1.12 अपॉन 28 और इसको सिंप्लीफाई करने पर, सरल करने पर हमें मिलेगा 0.64 एंगस्ट्रॉम। अतः द्रव्यमान केंद्र C और O परमाणु के बीच C से 0.64 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होगा।